गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग साइंस टेस्ट नंबर 20 देखेंगे। और हर बार की तरह इस बार भी हम बोलना चाहते हैं आप लोगों से कि अगर इस टेस्ट का पीडीएफ चाहिए बाबू तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस ही है। तो आज हम लोग सेट नंबर 20 देखेंगे बाबू। जो लोग 20 से पहले का सेट नहीं देखेंगे कृपा करके वो देख लेंगे, एग्जाम में उन्हीं के लिए लाभदायक होगा, ठीक है। और हमें केवल यही फायदा होगा कि एक आपका लाइक मिल जाएगा। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं बाबू कि किसी परिपथ, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में किया गया कार्य कहलाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं बाबू विभवांतर। विभवांतर V इक्वल टू W/Q, इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू विभवांतर। विभवांतर, इसका मात्रक बाबू होता है वोल्ट, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, प्रतिरोध का होता है ओम, क्लियर। और शक्ति का बाबू हम लोग वाट, शक्ति का क्या है, वाट है, क्लियर। चलिए, तो आगे बढ़े हम लोग। आगे कह रहा है क्वेश्चन, चांदी है, तांबा है, सोना है, एल्युमिनियम है, नहीं। चलो क्वेश्चन पढ़ो, अपने से पढ़ता नहीं तुम लोग। चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, ये सभी क्या है? बोल रहा स्टेटमेंट, ये सभी है क्या? तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये सभी विद्युत के अच्छे विद्युत रोधी हैं। ये सब विद्युत को रोकता है बाबू? नहीं ना, विद्युत को तो जाने देता है। तो स्टेटमेंट गलत हो गया। ये सभी कीमती धातुएं हैं। तो तांबा तो ऐसा कोई बात नहीं है बाबू कि बहुत महंगा है, तो नहीं होगा। ये सभी अच्छे सुचालक हैं, हाँ बाबू, ये सभी विद्युत के सबसे अच्छे चालक हैं। ये विद्युत के सबसे अच्छे चालक होते हैं बाबू, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों का चांदी आता है बाबू, सोना आता है, कॉपर आता है, क्लियर। ये सारी चीजें, एल्युमिनियम आता है, ये सभी के सभी विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे बाबू। किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² को अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के तहत ही वैध है के तौर पर विवादग्रस्त कहा है? मतलब ये एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बोला कि जो आइंस्टीन महाशय ने दिया था थ्योरी E=mc², ये कुछ विशेष कंडीशन में सही है, मतलब हमेशा सही नहीं है। ये वैज्ञानिक ऐसे हैं बाबू जिन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। जो आर्किमिडीज ने भी सिद्धांत दिया है उसका भी सिद्धांत जो है बाबू ये भी बहुत सही नहीं है, कुछ स्थितियों में सही है। इसके अलावा उसने न्यूटन को भी कह दिया कि ये भी बहुत अच्छा सिद्धांत नहीं दिए हैं। मतलब ये तीनों वैज्ञानिकों का जो मूल थ्योरी है, जिसके लिए ये जाने जाते हैं, इनकी थ्योरी 100% पूरी यूनिवर्स के लिए सही नहीं है। तो ये भारतीय वैज्ञानिक है जिनका नाम है अजय शर्मा। काफी महान वैज्ञानिक हैं जो ये तीनों वैज्ञानिकों को चैलेंज कर चुके हैं कि तीनों का सिद्धांत 100% सही नहीं है, कुछ विशेष स्थितियों में सही है। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले कब आया? तो ये 1905 में आया बाबू। और सामान्य सापेक्षवाद का सिद्धांत 1915 में आया। सामान्य सापेक्षवाद का सिद्धांत 1915 में आया और विशेष सापेक्षवाद का सिद्धांत 1905 में आया। और इनसे पहले हमारे भारतीय बौद्ध भिक्षुक जिनका नाम था नागार्जुन नामक बौद्ध भिक्षुक ने सापेक्षता का सिद्धांत दे दिया था। इसलिए हम लोग कहते हैं क्या, नागार्जुन को बोलते हैं भारत का आइंस्टाइन। सोचो कितना हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं कि मतलब आइंस्टीन से पहले नागार्जुन हुए। तो बोलना ये चाहिए, क्या बोलना चाहिए बाबू, जहां के जर्मनी के हैं, जर्मनी का नागार्जुन बोलना चाहिए आइंस्टीन को। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भारत का आइंस्टीन है नागार्जुन। आइंस्टीन पहले है कि नागार्जुन पहले है, ये सब चीजें होनी चाहिए हम लोगों को सेंस में, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि
कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। अरे शेक्सपियर पहले था कि कालिदास पहले था? बोलिए। तो हम लोग पहले ही सामने वाले को महान मान लेते हैं, यह भी हम लोग की एक महानता है। औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? बिजली जिसको बोलते हैं तड़क्का, अभी बिहार में बोला था ना कि बिहार में बिजली तड़कने से इतने लोगों की मौत। क्लियर? तो ये कितना बार गिरता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से हम लोग जानते हैं किसे बाबू? भूटान को। वहां बिजली बहुत चमकते रहता है, तड़कते रहता है, तड़कने धड़कने वाला देश, अजगरों का देश। तो ये बिजली बाबू प्रति सेकंड 100 बार गिर सकता है। 1 सेकंड में 100 बार, सोच सकते हो बिजली गिरने का ये रफ्तार है। और जब बिजली गिरता है तो उसमें 10,000 एम्पियर का करंट रहता है। 10,000 एम्पियर का करंट रहता है जो बिजली गिरता है आसमान से। क्लियर? और बिजली से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लाइटिंग कंडक्टर, तड़ित चालक का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहते हैं बाबू? तो ये कंट्रोल यूनिट को कहते हैं। किसको? कंट्रोल यूनिट को कहते हैं नर्व सेंटर। नर्व सेंटर यानी कंट्रोल तंत्रिका। अधिक ऊंचाई पर चले गए। कहां बाबू? अधिक ऊंचाई पर। अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमान के अंदर का दाब क्या होता है? तो विमान बाबू कहीं भी रहेगा तो उसके बाहर का जो दाब होगा, बाहर का जो दाब होगा वही दाब अंदर का भी होगा। अंदर का दाब बराबर बाहर का दाब, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अंदर का दाब कम है, बाहर का अधिक है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा बन जाएगा जहाज पर। दूसरी बात, अंदर का प्रेशर बहुत कम है, बाहर का ज्यादा है। और कंडीशन एक हो सकता है कि अंदर का ज्यादा है, बाहर कम है, तो बाहर की तरफ जहाज के टूटने का डर हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या होता है बाबू कि बाहर के दाब जितना ही अंदर का दाब होता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए जहाजों में वायु पंप का प्रयोग किया जाता है। यानी कम होगा तो प्रेशर देके ज्यादा किया जाएगा, ज्यादा होगा तो पंप से बाहर कम किया जाएगा। क्लियर? मेंटेन किया जाता है। लगभग किस ऊंचाई पर पानी का घनत्व, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? पानी का घनत्व, पानी का घनत्व पूरा जग जाहिर है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। क्लियर? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन सबसे कम होता है। तो बेस्ट आंसर क्या होगा बाबू? तो 4 डिग्री सेल्सियस। चलती लिफ्ट में एक व्यक्ति के वजन पर क्या असर पड़ेगा? लिफ्ट चल रहा है बाबू, व्यक्ति के वजन पे क्या असर पड़ेगा? इसका आंसर थोड़ा आप लोग दीजिए। तो 30 सेकंड का समय है, आंसर आप लोग दीजिए। क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, एक साथ दिया है। तो बाबू लिफ्ट में व्यक्ति है, तो ये तो कह नहीं रहा है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है कि लिफ्ट नीचे जा रही है कि लिफ्ट रुकी हुई है, बस बोल रहा है लिफ्ट चल रहा है। तो चल रहा है, किधर चल रहा है? ऊपर चल रहा है कि नीचे चल रही है, पता नहीं है। तो ऊपर जाता तो बढ़ता, नीचे आता तो घटता। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि बढ़ या घट सकता है, या दोनों में से कोई भी एक पॉसिबल है। चलिए, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर के कारण हटता नहीं है। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर के कारण हटता नहीं है। कारण क्या है? तो मेज पे बाबू जो हम लोग पुस्तक रखे हुए हैं, जो बुक रखे हुए हैं, ये नहीं हटता है क्योंकि बुक का भी जड़त्व काम करता है, इनर्शिया काम करता है। जड़त्व के ही कारण वस्तु अपने अवस्था को बनाए रखती है। जड़त्व के ही कारण वस्तु अपने अवस्था को बनाए रखती है। तो आंसर क्या होगा बाबू? जड़त्व होगा। आंसर क्या होगा? जड़त्व होगा। न्यूटन के गति का पहला नियम जड़त्व को डिफाइन करता है और इसके पहले गैलीलियो ने जड़त्व को डिफाइन किया था और गैलीलियो के ही नियम को न्यूटन ने एक्सप्लेन करके गति का पहला नियम बना दिया। पहला नियम क्या कहता है बाबू? कि जब तक किसी वस्तु पे बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे तो वह वस्तु अपने अवस्था को बनाए रखती है और अवस्था को बनाए रखना ही जड़त्व है। और यह जड़त्व निर्भर करता है मास पर। मास ज्यादा तो जड़त्व ज्यादा, मास कम तो जड़त्व कम। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं बाबू। दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब को थोड़ा समझते हैं बाबू। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया।
फोर्स के लिए बाबू है न्यूटन, एरिया के लिए है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही हम लोग कहते हैं बाबू पास्कल। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर देखेंगे ऑप्शन में है क्या, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दिया हुआ है। ऑप्शन इज द सी, ऑप्शन इज द सी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील क्या है, कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील जो है वो क्या है, यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है, मिश्र धातु है। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है बाबू, इसमें फेरस होता है, निकेल होता है, क्रोमियम होता है, कार्बन होता है। तो ये सब किसी भी अनुपात में रहते हैं, तो ये क्या होगा, मिश्र धातु होगा, एलॉय होगा। क्या होगा, मिश्र धातु होगा, एलॉय होगा। क्लियर। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है। ब्लीचिंग पाउडर बोले तो CaOCl Cl, CaOCl Cl को बाबू हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जानते हैं, या इसे ही हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। तो सर्वाधिक इसके लिए बेस्ट आंसर क्या हो गया बाबू, बी नंबर। और आयोडीन जो है बाबू, यह चमकने वाली धातु है, चमकने वाली अधातु। जनरली अधातु चमकता नहीं है, लेकिन आयोडीन चमकने वाला अधातु है। नाइट्रिक एसिड का प्रयोग बाबू बम बनाने में, विस्फोटक बनाने में करते हैं। उर्वरक बनाने में भी इसका प्रयोग होता है, उर्वरक बनाने में भी इसका उपयोग होता है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे। यदि एक पदार्थ का पीएच मान, यदि एक पदार्थ का पीएच मान, क्या कह रहा है बाबू, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो यह क्या होगा। तो हम लोगों को जानना पड़ेगा बाबू कि ये पीएच मान होते क्या हैं, ये पीएच मान होते क्या हैं, ये जानना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये क्या होते हैं, इस पे बात करते हैं। तो यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो, तो पीएच स्केल का खोज 1909 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में एक स्केल बनाया जिसे पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। पीएच का मतलब होता है बाबू पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इस पे 0 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं, बीच में 7 रहता है। 7 से कम जब होगा तो उसको अम्लीय कहेंगे, 7 से ज़्यादा होगा तो उसको क्षारीय कहेंगे, और जब 7 हो जाएगा तो उसे उदासीन कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे। तो आंसर मिला क्या बाबू, तो उसे एसिड कहेंगे, तेजाब कहेंगे, एसिड कहेंगे, तेजाब कहेंगे। क्लियर। तेजाब याद आ रहा है, तेजाब से हम लोग समझेंगे बाबू एसिड, ऐसा नहीं कि तेजाब से हम लोग समझ गए माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ग्रेफिन क्या है। तो देखो बाबू, ग्रेफिन, ग्रेफिन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, क्लियर, हीरा हो गया, फुलेरिन हो गया, फुलेरिन को ही बकमिंस्टर फुलेरिन भी कहते हैं और C60 से लिखते हैं। ये सब के सब बाबू कार्बन के अपरूप कहलाते हैं, ये सब के सब कार्बन के अपरूप कहलाते हैं, एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है बाबू कि एलिमेंट सेम रहेगा बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है। एलिमेंट सेम रहेंगे मतलब ये सब में कार्बन ही है 100%, लेकिन सबके कार्बन एटम का जो व्यवस्था है, स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट होता है। क्लियर। तो आंसर हम लोगों का क्या हुआ बाबू, यह कार्बन का एक अपरूप है। क्या है यह, कार्बन का एक अपरूप है। और यह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। टच स्क्रीन वाला जितना स्क्रीन है मोबाइल टीवी, उसमें कंडक्टर के रूप में ग्रेफीन का यूज किया जाता है और यह काफी मजबूत है, इस्पात से लगभग 45 गुना ज्यादा ये मजबूत होता है। आगे करें C6H6 क्या है। तो C6H6 बाबू ये तो नाम है इसका बेंजीन, और बेंजीन का खोज किया था माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने। और बेंजीन जो है बाबू यह हाइड्रोकार्बन भी है, हाइड्रोकार्बन भी है और साथ में ये खुद बेंजीन भी है। लेकिन रेलवे बोर्ड ने आंसर जारी किया कि जो ये है वो बेंजीन है।
ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन जब हायर लेवल एग्जाम में पूछे गए तो आंसर दिया कि हाइड्रोकार्बन है। क्लियर। हालांकि बेस्ट आंसर हाइड्रोकार्बन ही है कि पहले बेंजीन जो है वो हाइड्रोकार्बन है, इसके बाद वो बेंजीन है। क्लियर। तो बेस्ट आंसर हम लोगों का क्या होगा बाबू? हाइड्रोकार्बन। और नहीं तो संयोग से मिल गया कहीं ए एंड सी, तो बोलेंगे एकदम सही है। टॉलुइन जो है यह अपने आप में एक विस्फोटक है। टॉलुइन अपने आप में एक विस्फोटक होता है। टॉलुइन क्या है बाबू? विस्फोटक है। उपर्युक्त स्थानों को भरना है उसके लायक वर्ड को देख करके। देखो क्या कर रहा है बाबू? खाली स्थान नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। तो नीला को लाल कौन करेगा बाबू? तो अम्ल करेगा। नीला को लाल करने का काम किसका है? अम्ल का। और जब भी भुला जाएंगे तो ऐसे याद रखेंगे, अम्ल। अम्ल के लास्ट में क्या है? ल है। तो ल है तो ये लाल करेगा। तो ये क्लियर है कि अम्ल होना चाहिए आंसर, यानी बी और डी में से तो कोई एक आंसर होना चाहिए। फिर आगे कह रहा है और खाली स्थान, फिर कॉमा खाली स्थान लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। यानी ये तो क्लियर है बाबू कि यहां पे क्षार होगा, क्योंकि क्षार क्या करेगा? यहां पे होना चाहिए ना। और क्षार लाल लिटमस को, यहां क्या होना चाहिए? लाल लिटमस को। अब देखो लाइन पढ़ो, अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और क्षार क्या करेगा? लाल लिटमस को नीले में बदल देता है और क्षार लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। तो आंसर इज द डी। ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन पढ़ने में, सूटेबल वर्ड ढूंढने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। तो ऐसी कठिनाइयों का हम लोग सामना करने के लिए तैयार हैं और सीख भी लिए कैसे सामना करेंगे। क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बस तैयार रहना है। तैयारी में करना क्या है बाबू? तो एक लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। बाकी हम तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं ताकि एग्जाम में पास हो जाओ, नौकरी कर लो, फिर मिठाई वगैरह लेकर के पहुंचो कोचिंग के पास। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें इथेनोइक एसिड होता है? इथेनोइक एसिड। क्लियर। इथेनोइक एसिड को ही बाबू हम लोग कहते हैं सुंदर भाषा में एसिटिक अम्ल। अब आ गया होगा समझ में, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का मतलब होता है बाबू सिरका। और नींबू का रस का मतलब हुआ बाबू साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड। नींबू के रस में साइट्रिक एसिड रहता है, सिरका में रहता है बाबू एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड। क्लियर। संतरा के रस में बाबू साइट्रिक एसिड भी मिलता है। टमाटर के केचप में बाबू एसिटिक एसिड रहता है, लेकिन 100% एसिटिक एसिड 100 तो रहता नहीं है, सिरका में भी 5% ही रहता है, उससे भी कम टमाटर के केचप में होता है। आगे देखेंगे, कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? ये बताएंगे आप लोग बाबू। कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? बताएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बाबू, किसने किया था। क्लियर। बताएंगे बाबू किसने किया था। डीडीटी है क्या बाबू? डीडीटी है क्या? तो डीडीटी एक कीटनाशक है और ये कीटनाशक का आविष्कार करने से फायदा क्या हुआ? कुछ चीजें ऐसी है बाबू जो वैज्ञानिकों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुई है, और इसका आविष्कार करने वाले बाबू स्विस वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है पॉल हरमन मुल्लर। ये वैज्ञानिक जो है 1874 ईस्वी में डीडीटी का आविष्कार कर दिए थे। किसका बाबू? डीडीटी का आविष्कार कर दिए थे। अब ये आविष्कार किए 1874 में। लोग बोले भाई क्या ये आविष्कार कर दिया है, इसे कोनो फायदा तो दिख नहीं रहा है। लेकिन ये आविष्कार करने के बाद बाबू जब लड़ाई चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार, बहुत सारी जान माल की हानियां हुई, बहुत सारी बीमारियां फैलने लगी। तो मलेरिया, हैजा, इस सब के बैक्टीरिया को, वायरस को कंट्रोल करने के लिए इसका छिड़काव किया गया। अब बीमारी कंट्रोल भी हुआ। तब लगा पूरे देश को कि नहीं, तो काम बहुत अच्छा किया है डीडीटी का आविष्कार करके। तब इसको 1948 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया।
ये कहानी ठीक उसी वैज्ञानिक से मिलती जुलती है जिनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने 1929 ईस्वी में बनाया था पेनिसिलिन। लेकिन बनाए तो लोग ऐसे ही बोले क्या बनाया है, नहीं बनाया है। लेकिन उनके टाइम में भी 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ा तो वैज्ञानिकों को घाव हो गया था, कट गया कहीं, तो उसके लिए एंटीबायोटिक पेनिसिलिन दिया गया, ठीक हो गए सैनिक तुरंत, तब लगा कि बहुत अच्छा काम किए हैं। तो 1942 में उनको भी नोबेल प्राइज मिला। तो इन दोनों वैज्ञानिकों के लिए सेकेंड वर्ल्ड वार काफी फायदेमंद रहा, क्योंकि नोबेल प्राइज इनको मिल गया। नहीं होता तो शायद नहीं मिल पाता। नहीं, इसीलिए बोला जाता है कुछ दाग अच्छे हैं तो कुछ लड़ाई भी अच्छी है वैज्ञानिकों के लिए। नहीं, चलो, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों का उपयोग विधि किसने तैयार किया? जैसे हम लोग लिखते हैं सोडियम, तो सोडियम के लिए लिखते हैं Na, हाइड्रोजन के लिए लिखते हैं H, ऑक्सीजन के लिए वो। इस सब का शुरुआत किसने किया? तो इस सब का शुरुआत करने वाले वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है बर्जिलियस। कौन है बाबू? बर्जिलियस। लुई पास्चर ने बाबू पास्चराइजेशन थ्योरी दिया था, और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने रेबीज के टीके का खोज किया था। रेबीज के टीके का खोज करने वाला साइंटिस्ट है बाबू लुई पास्चर, और पास्चरीकरण का सिद्धांत भी इन्हीं ने दिया था। पास्चरीकरण बोले तो हम लोग मिल्क पास्चराइज करके जो डेयरी वाला प्रोडक्ट का मिल्क मिलता है वो पास्चराइज मिल्क लिखा रहता है। तो ये सब तरीका कौन दिया था बाबू? लुई पास्चर ने। लुई पास्चर को अपने टाइम का भगवान कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ढेर सारी बीमारियों के वैक्सीन का खोज किया था। क्लियर? आज जॉन डाल्टन के बारे में आप लोग जानते हैं। ये डाल्टन वही वैज्ञानिक है जिन्होंने कहा था कि परमाणु जो है तत्व का सबसे छोटा कण होता है और यह अविभाजित होता है, परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते, ये डाल्टन ने बोला था। तो हमारे भारतीयों का कहना है कि डाल्टन ने यह विचार कहीं से लाया नहीं था, बल्कि भारत के ही एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि कणाद। क्या नाम है बाबू? ऋषि कणाद। और ऋषि कणाद की एक पुस्तक है जिसका नाम है वैशेषिक दर्शन। क्या नाम है बाबू? वैशेषिक दर्शन। और इस वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद दिया गया है कि परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है या अविभाजित होता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि डाल्टन ने कणाद का कॉपी कर लिया। तो यूपीएससी में एक क्वेश्चन आता है बाबू कि डाल्टन से पहले एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था? तो डाल्टन से पहले परमाणु के बारे में समझाने वाले वैज्ञानिक कौन है? ऋषि कणाद, जिनकी पुस्तक है वैशेषिक दर्शन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से होता है? तो काटने से बाबू कौन बीमारी? रैबिज। और रैबिज का टीका किसने बनाया बाबू? लुई पास्चर ने। लुई पास्चर से पूछा गया कि आप इतना टीका क्यों बनाते हैं? तो उन्होंने बोला कि रैबिज का टीका बनाने का मेरा उद्देश्य बचपन से ही था, क्योंकि मेरा एक दोस्त था जो कुत्ता के काटने से मर गया था। पहले के लोग कुत्ता के काटने से काफ़ी ज़्यादा मरते थे, काफ़ी खतरनाक बीमारियों में से एक था। लेकिन अब तो नहीं है, कुत्ता को तो लोग घर में देख रहे हो, रख रहे हैं आजकल। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्लियर? कैंसर जो है इसके बारे में एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि विटामिन B17 की कमी से कैंसर रोग होता है। B17। कैंसर बीमारी के बारे में बाबू एक ही बात कहना चाहेंगे कि जितना हाई फाई सोसाइटी रहेगा उतना कैंसर होगा। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ढेर सारा केमिकल्स है। पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? तो हमारे पेट में एक ग्रंथि है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि। इस जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस। इस जठर रस में रहता है बाबू HCl, इसी में रहता है पेप्सिन, इसी में रहता है रेनिन। तो ये कह रहा है कि कौन एसिड निकलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे HCl के नाम से जानते हैं। इथेनोइक एसिड बाबू, इथेनोइक एसिड अभी हम लोग पढ़े सिरका में। फॉर्मिक अम्ल बाबू लाल वाली चींटी में। लाल चींटी को भारत के कुछ आदिवासी प्रजातियां चटनी बना करके खाती है कच्चा मांस के साथ। इसका चटनी बड़ा खतरनाक है क्योंकि पूरा 100% फॉर्मिक एसिड है। अगर गलती से खा लिए तो जीभे पूरा गायब कर देगा। तो इसको काफ़ी सावधानी से खाना पड़ेगा अगर कभी ट्राई करने का मौका मिले तो। नाइट्रिक अम्ल बाबू फिटकरी में है। चलिए, आमतौर पर वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवांशिक रोग है जिसमें व्यक्ति लाल और हरा रंग में अंतर नहीं समझ पाता।
ऐसा व्यक्ति पटना के गलियों में निकलेगा, पता चलेगा ट्रैफिक पे रेड है, इसको ग्रीन दिखाई दिया, आगे बढ़ गया, ठीक है, फिर फाइन होगा, तब ये दिखाएगा अपना सर्टिफिकेट कि नहीं सर हम तो कलर ब्लाइंडनेस वाले हैं, ठीक है, तो इसको उल्टा समझना पड़ेगा। ऐसे बच्चे रेलवे के ड्राइवर भी नहीं बनते। रोकना है पटना, पता चले ले जाके रोक दिए सदीसोपुर, नहीं। चलिए, तो ये एक आनुवांशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आता है। इस बीमारी की कैरियर माताएं होती है, क्लियर, यानी अगर माता में नहीं है तो बेटा में होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन माता में नहीं है, माता कैरियर है, तो यानी उसको नानी को ये बीमारी था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उसके पारिभाषिक लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है? यह परिवर्तन कहलाता है बाबू उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ह्यूगो डी ब्रीज नामक वैज्ञानिक ने लैमार्क के ही सिद्धांत को यूज करके यह सिद्धांत दिया था। लैमार्क बोलते हैं कि जो गुण आता है जानवरों में बाबू, वो धीरे धीरे आता है। जैसे बोलते हैं लैमार्क कि पहले सांप के पैर होते थे, लेकिन सांप जो है अपना पैर का उपयोग करना बंद कर दिए तो पैर धीरे धीरे खत्म हो गए। हम लोगों के पास अपेंडिक्स है, लेकिन हम लोग उसका प्रयोग बंद कर दिए तो अब काम नहीं कर रहा है। लैमार्क ही बोलते हैं बाबू कि जिराफ के पहले गर्दन छोटे छोटे होते थे, ये चले गए पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पेड़ बहुत ऊंचे थे तो इनकी गर्दन लंबी हो गई। तो ये बोला ह्यूगो डी ब्रीज कि लैमार्क भी सही है कि धीरे धीरे ऐसा होता है, लेकिन ये बोला कि अगर अचानक हो जाए तो उसको उत्परिवर्तन कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, क्लियर। लैमार्क के थ्योरी को गलत साबित करने के लिए जर्मनी का एक वैज्ञानिक था, उसका नाम हमको ध्यान नहीं आ रहा है, उसने एक चूहा और चूहिया को पाला और दोनों का पूंछ काट दिया। फिर उनसे जो बच्चे हुए उनका भी पूंछ काट दिया, फिर उनसे जो बच्चे हुए उनका भी पूंछ काट दिया। 19 जनरेशन में पूंछ काटते रहा और लास्ट में बोला कि लैमार्क गलत है, क्योंकि बिना पूंछ वाला चूहा पैदा नहीं हुआ। तो लैमार्क ने बोला कि ये नेचर के थ्रू होता है, हमारे और आपके करने से ये चीजें नहीं होती है, इसमें लाखों करोड़ों साल का समय लगता है। पौधों के विकास के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो मिट्टी का पीएच मान बाबू 5.5 से कम होगा तो पौधा बोलेगा अब नहीं रहेंगे, और 7.5 से भी ज्यादा होगा तो बोलेगा नहीं रहेंगे। इन दोनों के बीच में रहेगा तो पौधे का विकास अच्छा होगा। यानी ना तो एसिडिक होना चाहिए ना ही बेसिक होना चाहिए। अगर एसिडिक हो गया तो पानी में चूना का छिड़काव करेंगे, जिप्सम का छिड़काव करेंगे, डोलोमाइट का छिड़काव करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का छिड़काव करेंगे, तो ये हो जाएगा मिट्टी हम लोगों का क्षारीय, यानी अम्लीय से कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। एक अभिकथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, बोल रहा है कि सही गलत क्या है। अभिकथन कह रहा है कि पत्तियों का रंग हरा होता है, बिल्कुल भाई सही बात है। क्लोरोफिल एक हरा वर्णक है जो पत्तों में मौजूद होता है, यह भी सही है, इसी के कारण हरा होता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है, यह बात 100% सही है। यहां से क्लोरोफिल का फॉर्मूला लेकर चलेंगे, C55H72O5N4Mg बराबर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है बाबू? क्लोरोफिल। C55H72O5N4Mg। आखिर में हम लोग पहुंच गए 27 नंबर क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है बाबू कि जियोट्रोपिज्म क्या है? जियोट्रोपिज्म क्या है बाबू? तो जियोप्रोटिज्म जो है गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। अब देखो, एक हो गया पौधा का जड़ और एक हो गया तना। तो तना जो है यह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में जाता है और जड़ जो है गुरुत्वाकर्षण के साथ जाता है। तो जड़ को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? तो जड़ को बोलते हैं हम लोग बाबू जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म धनात्मक, धनात्मक क्योंकि इसी के साथ है। तना को क्या बोलते हैं बाबू? जियोट्रोपिज्म ऋणात्मक, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में है। क्लियर हुआ बाबू? चलो आखिर में हम लोग पहुंचे अब क्वेश्चन नंबर 28 पर। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न कारणों में से किसके कारण होती है? बोल रहा है कि वायुमंडल में CO2 कहां से आ रहा है? तो जीवाश्म ईंधन के ज्यादा इस्तेमाल होने से, बहुत सही जवाब, क्योंकि जीवाश्म ईंधन कोयला जलाएंगे तो क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा। आगे कह रहा है बाबू कि वनों की कटाई से वन को काट देंगे तो ऑक्सीजन घटेगा, तो जाहिर सी बात है कि CO2 बढ़ेगा।
फिर बोल रहा है कि वाहनों की संख्या में वृद्धि से, तो वाहनों की गाड़ी के धुआं में निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा भी रहता है। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है बाबू कि ट्रैफिक पुलिस कौन सी सांस ज्यादा लेता है, कौन सी गैस का? तो ट्रैफिक पुलिस कार्बन मोनोऑक्साइड का सांस ज्यादा लेता है, क्योंकि बेचारा चौराहा पे रहता है, सब जगह से गाड़ी आके धुआं देते जाता है। 35 साल का उम्र होते होते बेचारे का फेफड़ा वाली बीमारी शुरू हो जाती है। अब बोल रहे हैं कि सौर हीटरों के ज्यादा इस्तेमाल से सोलर एनर्जी में कोई पॉल्यूशन ही नहीं है, तो सोलर एनर्जी से CO2 का कोई मतलब ही नहीं है। यानी CO2 पहला से निकलेगा, दूसरा से निकलेगा, तीसरा से निकलेगा, चौथा से नहीं निकलेगा। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि 1 2 3 कहां है। तो 1 2 3 कहां है बाबू? ऑप्शन नंबर सी में है। तो CO2 इन सभी जगहों से निकलता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग ध्यान लगाते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। पौधों के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण, पौधों के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कैस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? कैस्कोग्राफ का आविष्कार बाबू किया था जगदीश चंद्र बोस ने, जो भारत के वैज्ञानिक है। अब भारत में भी जिनके नाम में बोस लग जाए, चटर्जी लग जाए, चट्टोपाध्याय लग जाए, ये बंगाल के रहते हैं। और ये जगदीश चंद्र बसी को हम लोग रेडियोलॉजी का पिता भी कहते हैं, रेडियोलॉजी का पिता भी कहते हैं हम लोग इनको। माना जाता है कि मार्कोनी से पहले ये रेडियो बना लिए थे, लेकिन रेडियो के नाम का पेटेंट हो गया मार्कोनी के नाम, तो इनका नाम नहीं गया। और इन्होंने पौधों में संवेदना का भी पता लगाया था। इन्होंने बताया था कि पौधे शाम में सो जाते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, शाम के बाद उनको पत्ता वगैरह नहीं तोड़ना है। तो ये बात के लिए इन पे केस हो गया था जगदीश चंद्र बोस पर, या बसु पर, बसु भी लिखा जाता है बोस को। तो जब इन पे केस हुआ बाबू, तो इनको प्रूफ करना था कि पौधों में संवेदना होती है। तो ये गए कहां पर? इंग्लैंड के हाई कोर्ट में इनको पेश किया गया कि प्रूफ कीजिए कि पौधों में भी संवेदना होती है। तो इन्होंने बोला कि हमें कल के कोर्ट में जहर चाहिए 2 प्याला, 1 प्याला पौधा में डालेंगे और 1 प्याला अपने पिएंगे। अगर दोनों आदमी मर गए तो ये क्लियर हो जाएगा कि इसको भी जहर का प्रभाव पता है। तो बोला गया ठीक है। अगला दिन पौधा में जहर डाला गया, पौधा जिंदा रहा, नहीं मरा। तो फिर जगदीश चंद्र बोस ने क्या किया कि 1 दूसरा प्याला अपने पी गए। काफी लोग हैरान, लेकिन ये भी नहीं मरे। तब जज ने बोला कि अब क्या आप कहना चाहते हैं? तो ये बोले कि ये जो कप में आप लोग दिए हैं वो जहर है ही नहीं, क्योंकि जहर रहता तो दोनों में से कोई एक तो मरता। तो फिर रियल में जहर लाया गया, पौधा को दिया गया, पौधा मर गया। तो ये प्रूफ हुआ कि पौधों में संवेदना होती है, सेंसेशन होता है। सुब्रह्म चंद्रशेखर, ये भी भारत के ही वैज्ञानिक है बाबू, लेकिन ये नोबेल प्राइज मिलने से पहले अमेरिका का ये ग्रहण कर लिए थे नागरिकता। इन्होंने बाबू ब्लैक होल का खोज किया था। ब्लैक होल के बारे में इन्होंने बताया था 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में इन्होंने बताया था कि ब्लैक होल नाम का कोई स्ट्रक्चर पूरे यूनिवर्स में रहता है। लेकिन इनके बात को समझने में पूरी दुनिया को लग गया 20 साल। इनके पढ़ाए हुए 2 स्टूडेंट 1977 में नोबेल प्राइज लेकर चले गए। इनको 1983 में पूरी दुनिया को समझ में आया कि बहुत अच्छा बात बोले थे, तो इसलिए उनको 1983 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो नोबेल पुरस्कार इनको 20 साल बाद मिला। जैसे अभी पढ़े थे हम लोग, DDT वाला 1874 में खोज किया, क्लियर, और उसको नोबेल प्राइज मिला कब बाबू? 1948 में। बेचारा अगर मर गया होता तो नहीं मिलता, क्लियर। वैसे ही हम लोगों ने पढ़ा कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया और 1942 में नोबेल पुरस्कार मिला। उसी तरह से यह भी है कि 1963 में ब्लैक होल का खोज किए और 1983 में नोबेल प्राइज मिला। सत्येंद्र नाथ बोस या सत्येंद्र बोस, इन्होंने ही गॉड पार्टिकल का खोज किया है। गॉड पार्टिकल और पदार्थ की चौथी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सत्येंद्र नाथ भारत के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ईश्वरीय कण गॉड पार्टिकल का भी खोज किया है, जिसे हिग्स बोसोन पार्टिकल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और पदार्थ की 5वीं अवस्था का भी खोज इन्होंने ही किया था। यदि कैंसर से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसे कहां ले जाना चाहिए बोलिए? तो अगर किसी के हड्डी में गड़बड़ी है तो उसको लेके जाएंगे ऑस्टियोलॉजिस्ट के पास, भाई हड्डी वाला ही डॉक्टर होता है। अर्बुद विशेषज्ञ, ये कैंसर के विशेषज्ञ को कहते हैं। कैंसर से रिलेटेड विज्ञान की शाखा को हिंदी में अर्बुद कहते हैं और अंग्रेजी में ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इसके पास हम लोग ले जाएंगे। अगर यूरिन संबंधी, किडनी संबंधी कोई बीमारी है तो उसको मूत्र विज्ञानी के पास ले जाएंगे। और रोग कारक यानी रोगों का कारण क्या है सलाह लेने के लिए हम लोग रोग कारक विज्ञानी के पास पहुंचेंगे। तो
तो इस तरह से बाबू हम लोगों का साइंस का जो टेस्ट नंबर है 20 नंबर हम लोगों ने खत्म कर लिया। और आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से तो जुड़ना पड़ेगा, बिना जुड़ेगा तो मिलेगा नहीं। फेसबुक पेज से भी आप हमारे जुड़ सकते हैं, क्लियर, और यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए ही हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी फायदा हो और साथ में आपको भी फायदा लगे, क्योंकि आपका केवल इतना ही सहयोग हमें चाहिए बाबू कि आप केवल वीडियो को लाइक करो और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बाकी सब्सक्राइब कराना तो मेरा काम है, क्लियर। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले टेस्ट में, तब तक के लिए बाबू धन्यवाद।